आपने गूगल के साथ, फेसबुक के साथ अभी मीटिंग भी करी है। क्या क्या मुद्दे डिस्कस करे आपने उनके साथ? आप किन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं? जो भी व्यक्ति सरकारी सैलरी ड्रॉ करता है उसको एक नियम बनाया जाए कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही डाले। जो मेन मुद्दे हैं पॉलिटिकल, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ पीपल, एम्प्लॉयमेंट, आप इन मुद्दों पे कैसे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि मैं टिकी रहूँ इन मुद्दों पर और रिलीजन के उस मुद्दे में ना फंसूँ? लाइक, सो हाउ डू यू डील विद दैट नैरेटिव? लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह एक बीजेपी का आदमी रहेगा, तो उससे बेहतर है कि हम लोग रहे। हजरत भी उठकर चले गए उस दौरान, और सभी ये सोच रहे थे कि ये बेफिजूल की बातें हैं। अखिलेश यादव जितनी प्रमुखता के साथ दलितों की बात करते हैं, जितनी प्रमुखता के साथ ओबीसी समाज की बात करते हैं या गरीब अगड़े की बात करते हैं, उतनी प्रमुखता के साथ वो अल्पसंख्यकों की बात क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि वो मुसलमान लफ्ज़ से भी कतराते हैं, मुसलमान लफ्ज़ नाम नहीं लेना चाहते। ऐसा क्यों? बात कर रही हूँ मैं आपके साथ मोहतरमा इकरा हसन चौधरी साहिबा की। ये वो आवाज़ है, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी बात रखना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब बुलाना चाहूँगी स्टेज पर मोहम्मद अफसर अली, मार्केटिंग मैनेजर हैं आप मिलर टाइम्स में। बराए करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और मोहम्मद सिराज, सब एडिटर मिलर टाइम्स के। आप मोहतरमा इकरा हसन चौधरी साहिबा का इस्तकबाल कर रहे हैं और आप सबसे मेरी गुजारिश है ज़ोरदार तालियों से इस लम्हे को आप अपनी तालियों के साथ यादगार बना दें। बहुत शुक्रिया। और मॉडरेटर के लिए स्टेज पर मौजूद हैं मोहतरमा श्रुति शर्मा, जो उनसे बातचीत करेंगी। तो अब आपके सामने मोहतरमा श्रुति शर्मा और मोहतरमा इकरा हसन चौधरी साहिबा। थैंक यू सो मच रिश्मा, थैंक्स अ लॉट। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। It's my honor, honestly, I'm very excited and it's my honor to interview today Miss Ikra Hassan Chaudhary. She's member of the parliament, Kirana constituency. She's member of Samajwadi Party. मैंने इनके काफ़ी speeches और debates देखे हैं YouTube पर, and she's very brave, young, polite but fierce, and politician. And young Indians who are looking for honesty in politics landscape, they follow her. So it's really my honor to interview you today. Thank you so much. अब मुझे हिंदी में रखना है। ठीक है शैम्स, हाँ, नहीं तो शैम्स बाद में मेरी खबर लेंगे। ओके, तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आवाज़ है, हाँ। मैं सबसे पहले मिलर टाइम्स का, शम्स भाई का और सभी जो ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और थैंक यू इतना एलैबोरेट मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। इट इज़ वेरी नाइस बीइंग हियर। थैंक यू। नो, थैंक्स टू यू। इकरा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैंने आपके जितने भी डिबेट्स देखे हैं, आप बहुत प्राइड से ये बोलते हैं कि हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए जो रिलीजन बेस्ड ना हो। मैंने आपका ये नैरेटिव बहुत सुना है। लेकिन हमारा आप पे बहुत प्रेशर डाला जाता है कि आपको रिलीजन में फंसाया जाता है, क्वेश्चंस ऐसे करे जाते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है जब आपकी जो मेन मुद्दे हैं पॉलिटिकल, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ पीपल, एम्प्लॉयमेंट, आप इन मुद्दों पे कैसे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि मैं टिकी रहूँ इन मुद्दों पर और रिलीजन के उस मुद्दे में ना फंसूँ? लाइक, सो हाउ डू यू डील विद दैट नैरेटिव? फंसना नहीं है, हमें दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है। कहीं पर अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर वो मज़हब मेरा हो या किसी और का हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी ऐसा इलाका हो जहाँ पे किसी और मज़हब के साथ भी अगर बेहुरमती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो जिस पद पर मुझे वहाँ के लोगों ने बिठाया है, मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं उन सब के लिए आवाज़ उठाऊँ। और उसके साथ साथ जब पार्लियामेंट में जब भी बात करने का मौका होता है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें सुन के हमें न्यूज़ में, मीडिया में दिक्कत होती है, उसको रख सकें, लेकिन उसको एक लॉजिक के साथ बैक कर सकें। हाँ। कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम सब की अगर आप देखेंगे तो बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, वो एक ही हैं। तो बिल्कुल
कोई नाइंसाफ़ी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और उसके लिए क्योंकि दम में दम है और ऊपर वाले से ही सिर्फ हम डरते हैं, तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन साथ ही हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हम उन मुद्दों को ना भूलें जो हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके हमारे आजकल पोल्यूशन का मुद्दा है जो कि एक बड़ा इक्वलाइजर है। एब्सोल्युटली कोई भी यहाँ पे क्लास का डिवाइड भी खत्म हो गया है। बाहर निकलेंगे, आपको सांस लेना है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप सब उसी में सांस लेंगे। तो इस तरह के मुद्दे हैं जिनको कोशिश करके हमें आगे रखनी है, क्योंकि ये एक बाइंडिंग फैक्टर है हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि उन सभी मुद्दों को भी हम आगे रखें एक लॉजिक के साथ, और साथ ही ये भी हिम्मत दिखाएं कि अगर हम पे या हमारे किसी साथी पे कोई भी नाइंसाफ़ी है तो उसके लिए हम मजबूती से आवाज़ उठा सकें। हाँ, इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर यू एंग्री और स्कैर्ड ऑफ दिस, मतलब ये जो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है इससे आपको तकलीफ होती है, या साइलेंस जो फॉलो करता है डिस्क्रिमिनेशन को उससे आपको ज़्यादा लगता है कि, तो इन दोनों में आपको किस में आपको ज़्यादा फिक्र होती है? देखिए, बुनियादी चीज़ तो है जो डिस्क्रिमिनेशन है, पर कई बार हमारा देश ऐसे हालातों से गुजरा है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, और वक्त वक्त पे उस टाइम की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सामने आकर उन चीज़ों को नकारा है, उनके खिलाफ बोला है, तो उससे कोई भरपाई नहीं होती। लेकिन जो और लोग हैं जो देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर, उनको ये हिम्मत मिलती है कि हमारी सरकार इस नाइंसाफ़ी को देख रही है और हमारी सरकार भी उसको नकार रही है। लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको कोई टीका टिप्पणी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे की तरफ से उनके ऊपर नहीं होती कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। खुलेआम ऐसे लोगों को एक तरीके से इम्प्लाइड पावर का सपोर्ट है कि इम्प्लाइड है कि आप लोग करिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। तो उस बात से इस चीज़ों को और बढ़ोतरी मिल रही है, जो मुझे लगता है सबसे अगर दर्दनाक और सबसे घातक अगर कोई चीज़ है तो वो वही है कि इम्प्लाइड पावर है फ्रिंज एलिमेंट्स के पास कि हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी ये दिक्कत है। It's not the direct discrimination, it's the support of that discrimination which is happening. शैम्स जो है सच में मेरी खबर लेंगे क्योंकि हिंदी पे आने में बड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके फेवरेट मीडिया में कौन है? आप मतलब कि इन द सेंस कि मेन स्ट्रीम मीडिया है आपका फेवरेट, या यूट्यूब जो जर्नलिस्ट हैं जो उभर के आ रहे हैं? और मैं एक्चुअली जब भी प्रोटेस्ट वगैरह में जाती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं, यूट्यूब वालों से हैं, यूट्यूब से हैं, क्योंकि हम यूट्यूब जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो आपका क्या रहता है? सबका मुझे लगता है टीवी देखना हमने बहुत पहले बंद कर दिया था। एक जो नज़ारा है डिबेट का वो यहीं पे आप लोगों के माध्यम से हमें देखने को मिला, और इसी तरीके की हजरत भी उठकर चले गए उस दौरान, और सभी ये सोच रहे थे कि ये बेफिजूल की बातें हैं। एक नैरेटिव बिल्ड कराया जाता है, लोगों को एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वो अब सब समझ चुके हैं। तो हम सभी लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, ब्रेव जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा हम बातचीत करें। ओके। इकरा, मुझे प्लीज़ बताइए कि आपका ऑनलाइन आप काम कर रही हैं, राइट? आपने गूगल के साथ, फेसबुक के साथ अभी मीटिंग भी करी है। क्या मुद्दे डिस्कस करें आपने उनके साथ? आप किन चीज़ों पे काम करना चाहती हैं जब आप उनसे मिली हैं? देखिए, ट्रोलिंग मेरे हिसाब से न सिर्फ अपना पर्सनल अकाउंट में सामने रखूँगी, बल्कि रोज़ हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक आर्मी लगी हुई है, जो खास तौर पर महिलाओं को मैं कहूँगी, क्योंकि हमें दो तलवार, महिला पॉलिटिशियंस हो या कोई भी महिला जो आगे आना चाहती है, आपके पास कई जरिए हैं उन्हें टारगेट करने के। किस तरीके की बातें उनके खिलाफ कही जाती हैं, हर धर्म के लोग, जैसा मैंने आपको बताया मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तरीका बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन दुनिया अब एक पब्लिक स्पेस बन गई है। हमारी पब्लिक स्पेस के लिए हमारे देश के कानून हैं,
अब तो बीएनएस हो गया है, तो वो देश के कानूनों से हम पब्लिक स्पेस को डील करते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन स्पेस इज़ द न्यू पब्लिक स्पेस, और उसको डील करने के लिए पुख्ता कानून जिनमें सज़ा भी हो, जिसमें आपका पता चल सके कि कौन ऐसे जिन पे कार्रवाई हो सके, उस तरीके के सख्त कानूनों की ज़रूरत है। क्योंकि हर रोज़ ये इंसिडेंट्स बच्चों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक धंधा बना लिया है लोगों ने। तो मुझे लगता है उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, और एज पॉलिसी मेकर्स हमारा फ़र्ज़ है कि ऐसी चीज़ों के लिए हम नियम कानून के लिए पैरवी करें। तो वही कोशिश है। वेरी नाइस। ओके, सो यू बेसिकली यू वांट टू नो कि अगर कहीं से कुछ ऐसे आ रहा है नेगेटिविटी, तो वो कहाँ से आ रही है, तो आपने इसलिए उनके साथ मीटिंग वगैरह करी। वेरी नाइस। पॉलिटिक्स में यंग लोग आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत थिक स्किन होनी पड़ती है। हाँ, और लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग जो घर बैठकर हमें बहुत सारी चीज़ों पर नाराज़गी होती है, गुस्सा होता है, उसको चैनल करें एक पॉजिटिव वे में अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। और मेरी यही सभी से गुजारिश है कि जो भी लोग आगे आ सकते हैं कोशिश करके, उन्हें ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे आने से क्या फ़ायदा या नुकसान है, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह एक बीजेपी का आदमी रहेगा। तो उससे बेहतर है कि हम लोग रहें और अपना जो काम है सबको जोड़ने का, सिर्फ एक मज़हब को जोड़ के हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत लोग हैं जो अमन पसंद हैं, जो भाईचारे में रहते हैं, जीते हैं, और उन लोगों को जोड़कर हमें आगे लाना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरीके के नफरती चिंटू लोग जो हैं वो ही आगे रहेंगे और वो ऐसे ही कानून बनाएंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग आपस में प्यार बढ़ाएं और ऐसे लोगों को आगे आने का मौका दें जो सबके लिए बात करें, जो सबके कानूनों के लिए बात करें। हमारा मज़हब एक पर्सनल है हमारा, उसमें कोई इंटरफेरेंस मैं ना करूं किसी के में और कोई ना करे मेरे में, और ये एक पर्सनल स्पेस में रहे। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके लिए जो नीतियाँ बननी चाहिए, उसके लिए सभी जो लाइक माइंडेड सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्हें आगे आना ज़रूरी है। थैंक यू इकरा। ऑडियंस में मुझे पक्का पता है बहुत क्वेश्चंस होंगे, तो किसको कैसे करें? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना पड़ेगा क्या? शैम्स बताएंगे कैसे करें हम? ऑडियंस के क्वेश्चंस कैसे? हाँ ठीक है, माइक प्लीज़, वॉलंटियर्स प्लीज़ आप, लेकिन अपने क्वेश्चन बहुत छोटे रखिएगा प्लीज़, और जैसे मैंने छोटे छोटे रखे थे अपने। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आरिश है, मैं जामिया का जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हर पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले बीजेपी एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करती है, और वो जो मुद्दे आपसे बात करना चाहती है कि आप लोग इन मुद्दों पे बात करें, उन्हीं मुद्दों पे आप लोग बात करते हैं। लेकिन जैसे कि अभी लास्ट सेशन में वो चाहते थे कि पोल्यूशन पे बात ना हो, वंदे मातरम पे बात हो, तो वो आप लोगों को इसमें फंसा देते हैं कि आप इन मुद्दों पे बात करिए, उन पे ना कीजिए। आपकी पार्टी इंडिया अलायंस इन मुद्दों से हटकर, जो बीजेपी तैयार करती है उनसे हटकर किस तरीके से बात करेंगे, ये आप लोग कब सीखेंगे, या फिर कब उन मुद्दों पे बात करेंगे कि जिन पे बात होनी चाहिए? बीजेपी एक नैरेटिव बना देती है, आप लोग उन्हीं मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। अच्छा, हाँ, तो स्ट्रैटेजी बताइए। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इन चीज़ों की जानकारी हमें भी अब लग रही है कि बीएसी की जो मीटिंग होती है उसमें लेना देना चलता है कि आप इस पे बोलेंगे, उस पे बोलेंगे। तो लेकिन इसमें एक अहम पहलू जो शायद आपके जहन से रह गया, वो ये है कि हमारे जो स्पीकर हैं वो एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जब चाहते हैं वो तब सदन को स्थगित कर देते हैं। आज भी उन्होंने 2-3 बार किया, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले सेशन में जो पोल्यूशन का इशू था, डे 1 से एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन और हर तरह के मोशन, मैंने खुद रोज़ 3 मोशन फाइल करे हैं, और रोज़ हम उसी पे 0 आर डालते थे। लेकिन सब्जेक्ट देखकर उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास वो नंबर्स हैं, वो मेजॉरिटी है। तो ये बात आपको और हमें भी जहन में रखनी पड़ेगी कि उसका हमारे पास तोड़ सिर्फ पॉलिटिक्स में जीतने के बाद ही हो सकता है। इस तरीके से जैसा आपने कहा कि हम सीख नहीं पा रहे, हमने बहुत कोशिश करी है, लेकिन हम नंबर्स के लॉजिक को बीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश रहती है कि ये जो अहम मुद्दे हैं, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और मिल्लत टाइम्स जैसे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जाए।
इतनी पाबंदी है कि बैलेटिंग सिस्टम एक अपने आप में एक अलग से, जैसे जुडिशरी का कोलिजियम सिस्टम है, मेरे हिसाब से उसी तरीके का ये बैलेटिंग सिस्टम है, क्योंकि एक ही तरह के लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह के नंबर्स नहीं हैं। और कोशिश यही है कि आप लोगों की मदद से अगली बार या किसी विधानसभा में हम वो नंबर्स ला पाएँ जिससे हम वो मुद्दे उठा पाएँ जो हमारे जहन में हमें ज़रूरी लगते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। Next question, मेरा एक छोटा सा मुख्तसर सवाल है। मेरा नाम मोहम्मद मसूद है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। हाँ, इसलिए हमारा समाज जो है एजुकेशन में, तालीम में बहुत पीछे है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे समाज उठे, तालीम में आगे आए, क्योंकि हम तालीम में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसकी हमें महसूस होनी चाहिए फिक्र। जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है और बड़े अफसोस की बात है। और ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, उनमें पढ़ाई का स्तर हायर एजुकेशन में बहुत ही बेहद कम है। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इसमें कोशिश यही है कि सरकारें जो हैं आजकल अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रही हैं। अभी का भी अगर आप बजट देखेंगे तो 3.5% मेरे हिसाब से एजुकेशन पे खर्च कर रही है सरकार, जबकि 6% होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भार हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स पे डाल दिया गया है। तो सरकारें जो काम नहीं कर रही हैं वो काम हम सभी को मिलके करना पड़ेगा। और इसमें इदारे बने, ऐसे इदारे बने जिनमें बच्चों की तालीम हो। इसी तरह की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि वक्फ की जो संपत्तियाँ थी, अगर उस टाइम पे हम लोग जिम्मेदारी के उसमें नहीं थे, लेकिन जो भी लोग थे अगर उनका सही तरीके से उपयोग होता तो मुझे लगता है ये स्तर हम कहीं आगे ले जा चुके होते। लेकिन वो गलतियां रहीं, अब हम सबको मिलके उन्हें सुधारना है और आगे बढ़ाने का काम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, सबसे पहले तो आपकी सभ्य, शालीन और विनम्र राजनीति के लिए आपको बहुत बधाई। मेरा सवाल ये है कि मैम, क्या आप नहीं, एक सेकेंड। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव जो आपके अच्छा, राष्ट्रीय ये अध्यक्ष पूछ रहे हैं हैं, पहले। वो पीडीए की राजनीति करते हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अगड़े। सवाल ये है कि मैम, अखिलेश यादव जितनी प्रमुखता के साथ दलितों की बात करते हैं, जितनी प्रमुखता के साथ ओबीसी समाज की बात करते हैं या गरीब अगड़े की बात करते हैं, उतनी प्रमुखता के साथ वो अल्पसंख्यकों की बात क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि वो मुसलमान लफ्ज़ से भी कतराते हैं, मुसलमान लफ्ज़ नाम नहीं लेना चाहते। ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ मोर देन अ रिक्वेस्ट। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं जो सब लोग ताली बजा रहे हैं हर उस बात पे जो मुसलमान के लिए आवाज़ उठाने पे करी जा रही है, मगर इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद को ये कहेंगे कि जाओ तुम भी आज एक शम्स बन जाओ या जाओ तुम भी आज एक इकरा बन जाओ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इनको ऐसा रास्ता बताएं कि आपके वालिदैन ने जैसे आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग किया होगा, क्योंकि आज आप जहाँ खड़ी है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड ओवर देयर, बट देन हाउ दे आर बीइंग अ पेरेंट एंड हाउ दे आर बीइंग योर सपोर्ट, आई रियली वांट यू टू टेल दीज पीपल दैट थिंग। थैंक यू। थैंक यू। आप बोलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मेरा सवाल है, आपने अपनी शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था से पूरी की हुई है। हमारे देश में काफ़ी लोग विदेश में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के भीतर उन्हें वह इकोसिस्टम नहीं मिल रहा। एक पॉलिसी मेकर के रूप में आप भारतीय शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ऐसा क्या बदलाव देखना चाहती हैं जिससे हमारी कौम का इंटेलेक्चुअल कैपिटल देश के निर्माण में पूरी तरह इस्तेमाल हो सके? वेरी गुड। यस यस। आप कर लेते हैं। तो आपने जो बात कही पीडीए के बारे में, देखिए हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के बारे में सोचना ज़रूरी है। और मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, पर मैं बस ये आपको समझाना या कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि जब तक हम सिर्फ इस बात पे अड़े रहेंगे कि मेरा नाम ले दो, मेरे भी क्षेत्र के कई लोग हैं जो मुझे बोलते हैं हमारी बिरादरी का नाम लो आप पार्लियामेंट में जाके, तो वो एक संभव चीज़ नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं, आपका जो दर्द है वो मैं समझ रही हूँ,
लेकिन देखिए अगर हम उसी पिच पे खेलेंगे जिस पे बीजेपी हमें, जैसा इन भाई ने कहा कि बीजेपी जिस पिच पे, रिलीजन के पिच पे हमें खिलाना चाहती है, अगर हम उसी पिच पे खेलेंगे तो हमारा रिजल्ट वही रहेगा जहां हम आज खड़े हैं। अगर हमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स चाहिए तो हमें एक ऐसा धागा बनाना पड़ेगा जिसमें हम सभी लोगों को पिरो सकें, और सभी ऐसे लोग जो अमन पसंद हों, जो सेक्युलर हों, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हों, उनको जोड़ने के लिए और बीजेपी के नैरेटिव से बचने के लिए इस तरीके से हम यूपी में पॉलिटिक्स को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपका दर्द मैं अपने साथ लेकर और आगे भी बताऊंगी, और कोशिश करेंगे कि जो आपकी उम्मीदें हैं उन पर हम खरा उतर सकें। लेकिन हमारा जो लॉजिक है वो सिर्फ ये है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें ध्यान देना है कि हम रिज़ल्ट कैसे अटेन करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक सूत्र में कई लोगों को, ऐसे लोगों को पिरोएं जो सेक्युलर और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलेंगे। और जब सरकार बनेगी हमारी इंशाल्लाह, तो आप ये खुद देखेंगे कि जो प्रताड़ना आज उत्तर प्रदेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों, मुसलमान हो, उसमें चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, और साथ ही जो हमारे दलित भाई और पिछड़े भाई हैं, जो प्रताड़ना आज उन्हें झेलनी पड़ रही है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इंशाल्लाह कि वो टाइम ज़रूर बदलेगा अगर हमारी सरकार आई इंशाल्लाह। जी, थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए ये इंट्रोस्पेक्शन मुझे लगता है किसी भी कौम के लिए, किसी भी समाज के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना बेहद ज़रूरी है, और आज हमें करने की ज़रूरत है कि हम क्या सोचते हैं और किस तरीके से हम एक्शंस खुद ले पा रहे हैं। बहुत आसान है ब्लेम गेम करना, किसी पे मैं इल्ज़ाम लगाऊं, कोई मुझ पे लगा दे, लेकिन हमें क्रचेस से अपने आप को दूर करना होगा, किसी भी तरह की मजबूरी से अपने आप को दूर करना होगा, और कोशिश करनी होगी कि जो भी हमारा माहौल है, आज एक मुस्लिम महिला होने के नाते से मेरे लिए बहुत फीज़ेबल माहौल नहीं है जो बीजेपी की सरकार है उसमें, लेकिन उसमें भी अपने जगह पर खड़े रहना, मजबूती से रहना, बिना डरे बिना खौफ के अपनी बात रखना, ये मेरी कोशिश है। और मैं यही आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमें अपने हर तरीके के क्रचेस को भूलना पड़ेगा, हमें खुद अपनी हिम्मत खुद बनानी पड़ेगी और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, और तब मुझे उम्मीद है कि कई लोग हमारे ऐसे उभर कर आएंगे जो फिर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है ना, What was it? Can you repeat it? एजुकेशन बाहर जो जाके करते हैं तो सेम हमारा कैसे होगा, यू नो? जो अपने ग्रेजुएशन वहाँ से किए लंदन ऑफ स्कूल, और इंडिया का जो माहौल एजुकेशन का, और दोनों में क्या फ़र्क है? बाहर जाके का अच्छा काम करते हैं, तो क्या रीजन है कि क्या एक ब्रेन ड्रेन आप कह रहे हैं? वो रीजन था मैम, उनमें क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या अगर आप एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? बनाया जाए तो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे? Right. So we are talking about brain drain basically, which is happening. ब्रेन ड्रेन आल्सो, एंड ही सेइंग कि वैसी यूनिवर्सिटीज इंडिया में हमारे क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, ये पॉलिसी फेलियर है, और लगातार मतलब 2 बजट तो मैंने खुद सुने हैं बैठकर, और कोई इस तरीके की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है हमारे शिक्षा के उसमें। मंत्रालय को फंड भी उतने नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं उनका क्या इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन है वो बेहद कम है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो स्कूल हैं वो मर्ज करके बंद किए जा रहे हैं, तो बहुत एक ओवरहॉल की ज़रूरत है ऐसा मुझे लगता है। और मेरे हिसाब से क्योंकि हमारा देश सोशलिस्ट कहा जाता है, और सोशलिस्ट है प्रीएम्बल के हिसाब से, तो यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन एक हो गया है हमारे स्कूल्स का, हमारे कॉलेजेस का, उसको रोकने के लिए, उस पर पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को ज़रूरत है। मैंने खुद एक प्राइवेट मेंबर बिल डाला है कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति सरकारी सैलरी ड्रॉ करता है, उसको एक नियम बनाया जाए कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही डाले। जब डीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तभी वहाँ का हालात बदल पाएंगे। तो ऐसा मेरा प्राइवेट मेंबर बिल है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसी तरीके की बड़े इम्पैक्ट वाले हमें ओवरहॉल की ज़रूरत है एजुकेशन पॉलिसी में। सिर्फ तभी हम ये चेंजेस देख पाएंगे, और उसके लिए बहुत लंबा शायद इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ये सिर्फ आपको हमें लड़ाएंगी, और किसी नीति पे, किसी पॉलिसी पे इनका कोई काम नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स और सब्सिडीज़ देकर सरकार अपने आप को सत्ता में रखना चाहती है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग इनकी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म बजट में भी पॉलिसी प्लानिंग इनकी नहीं है। तो
ऐसी सरकार के राज में आप और हम मजबूर हैं, तो दायित्व अब जिम्मेदार लोगों को उठाना पड़ेगा। और उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई लोग हमारे स्कूल्स खोलते हैं, बहुत सारे स्कूल्स खुलते हैं, तो उनकी फ़ीस थोड़ी दरमियानी रखी जाए जिसमें गरीब बच्चे पढ़ें, तो ये सबके लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त का भी हम सबको ख्याल रखना है। We would please can I have a round of applause for Ikra Hassan Chaudhary? Thank you so much. We would like to give you a few awards. बिल्कुल श्रुति, यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। और हमारे बीच थी मेंबर पार्लियामेंट मोहतरमा इकरा हसन चौधरी साहिबा, जो अपनी राय हमें दे रही थी। मैम थोड़ी देर और आप चंद लम्हे और आपके चाहेंगी, बहुत कीमती। और मैं यहाँ जल्दी से स्टेज पे बुलाना चाहूँगी मोहतरम जनाब अलविया करीम साहब को, बराए करम स्टेज पर आएँ। हम चाहते हैं कि आपके दस्ते मुबारक से उन्हें अवार्ड दिया जाए मिलर टाइम्स की जानिब से उनकी कारकर्दगियों के बाइस। आपको बता दें कि मोहतरम जनाब अलविया करीम डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर करियर इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग, पटना से हैं। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। मोहतरमा अलविया करीम साहिबा, ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कर सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी मोहतरम जनाब दाऊद ख़ान साहब को। दाऊद ख़ान साहब फाउंडर और चेयरमैन हैं अलायंस 7 से। बराए करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ मोहतरम जनाब दाऊद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया मैम अलविया करीम साहिबा। और मोहतरम जनाब दाऊद ख़ान साहब, फाउंडर और चेयरमैन हैं आप, अलायंस 7 से हैं। ज़ोरदार तालियां, बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी अब जावेद हुसैन ख़ान साहब को। बराए करम आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैम को जाना है, बहुत जल्दी हमें काम करना है, हम जानते हैं ये सब। जावेद हुसैन ख़ान साहब, आप डायरेक्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट AFCO से, बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही मैं यहाँ स्टेज पर अब बुलाना चाहूँगी जनाब आसिफ शाहिद साहब को। आसिफ शाहिद साहब, तो देख रहे हैं आप, ये भी एक बहुत ही यादगार लम्हा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, और आसिफ शाहिद साहब, ये जो आप शराज़ा और ये जो पूरी गैलेक्सी आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, ये इन्हीं की मरहून मिन्नत है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरा इवेंट इन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है जनाब आसिफ शाहिद साहब ने। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत महफ़िल को सजाने के लिए जनाब आसिफ शाहिद साहब। और साथ ही मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेंबर पार्लियामेंट मोहतरमा इकरा हसन चौधरी साहब।